हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट फ्यूसिस। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फिजिक्स, जो हमारे लिए नीट के लिए हैं। तो आपको फिजिक्स कितनी आती है कोई मैटर नहीं करता। जब आप इस चैनल के माध्यम से मेरे से जो फिजिक्स पढ़ोगे तो वो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाला हूँ, यानी बेसिक से शुरुआत करने वाला हूँ कि कहाँ से कोई भी टॉपिक है तो कहाँ से उसका लोएस्ट पॉइंट है, जहाँ से आपको सिखाया जाएगा। तो आपको एकदम पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे हम लोग, और इसके साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे अच्छे और भी क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आपका जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ फिजिक्स का, दैट इज़ वेव मोशन, और ये हमारे 11th क्लास का चैप्टर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे वेव क्या होती है और उसकी क्या क्या आगे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है। तो इसको वेव को पढ़ाने के बाद में हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले आपका वेव मोशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव मोशन। तो अगर मैं बात करूं कि भाई कोई भी एक वेव है, वेव क्या होती है, तो आप किसी भी एक मीडियम में, है ना, कोई भी एक मैटर में आप अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो जब भी आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो मीन्स आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। तो जब आप उसको एनर्जी देते हो तो वो क्या था, स्टेबल था। अब स्टेबल से आपने एनर्जी दी तो वो अनस्टेबल हो गया। नेचर के अंदर कोई भी चीज़ है जो अगर स्टेबल है तो आप उसको एनर्जी देते हो तो दैट इज क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि किसी भी मीडियम में आपने एनर्जी दी तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और उस डिस्टर्बेंस का जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या होती है सर ये वेव क्या होती है, तो वेव होती है, इट इज़ ए डिस्टर्बेंस। क्या है, इट इज़ ए डिस्टर्बेंस, it is a disturbance it is a disturbance in a medium, in a medium in which energy and momentum propagate, momentum propagate। तो जब आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, और उसी का जो ट्रेजेक्ट्री पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो अगर आप मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, तो अगर मान लो एक रस्सी ली है मैंने और एक रस्सी को मैंने पकड़ रखा है और दूसरा एंड समझ लो आपने पकड़ा है, तो मैं अपने एंड से अगर इसको क्या कर रहा हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इस रस्सी में जो वेव जो इसका ट्रेजेक्ट्री पाथ होगा एनर्जी देने के बाद में कुछ ऐसा होगा। तो इसी को हमने क्या बोला, वेव बोला। क्या बोला, वेव बोला। इसी को हमने क्या बोला, वेव बोला। तो आपको समझ में आ गया कि वेव क्या होती है। तो इट इज़ ए बेसिकली डिस्टर्बेंस, है ना, जिससे वो क्या करती है, एनर्जी और मोमेंटम क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, मतलब ट्रैवल करती है। ओके, आगे हम अगर बात करें कि जो वेव है, इस वेव के टाइप्स। अच्छा, हम लोग इस वेव के जो टाइप्स है वो एक मीडियम के बेसिस पर पहले देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक रूम के अंदर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या क्रिएट कर दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं, तो वैक्यूम क्रिएट कर दिया मतलब मीडियम तो कोई रहा ही नहीं है। तो उस वैक्यूम क्रिएट करने के बावजूद भी हम लोगों को दिखाई देता है, क्योंकि जो लाइट है, लाइट जब ट्रेवल करती है तो किसी भी मीडियम की मोहताज नहीं रहती। कह सकते हैं कि विदाउट उसको कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो और अगर मैं बोलूँ कुछ उस वैक्यूम के अंदर तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब एक वेव ऐसी है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और एक दूसरी जो साउंड वेव है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बेसिस पे, मीडियम के बेसिस पे हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अच्छा, एग्जाम्पल देखूं तो एग्जाम्पल से पहले कि मैकेनिकल वेव वो होती है जो क्या होती है, रिक्वायर्स मीडियम, यानी इसको ट्रेवल के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जो एग्जाम्पल देखूं, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या है, जैसे साउंड वेव। क्या है, साउंड वेव तभी ट्रैवल होगी जब क्या होगा, मीडियम होगा।
हाँ, अगर मैंने अभी रस्सी की बात की थी तो रस्सी के अंदर भी हम लोग जो वेव क्रिएट किए थे तो उसके लिए भी रस्सी की आवश्यकता है, तो क्या है वो मीडियम है, तो वेव इन ए स्ट्रिंग, वेव इन स्ट्रिंग। अगर आप पानी के अंदर भी अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे भी वेव क्रिएट होती है, तो वो भी क्या है, मीडियम की जरूरत है, वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। तो वेव इन वाटर, वेव इन वाटर। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो जैसे आपने बात करी कि सर जो लाइट वेव है ना, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो हम अगर बात करें लाइट वेव तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो उसके अंदर कौन कौन सी आती है, और ये सभी के लिए क्या जाए, डोंट रिक्वायर्ड मीडियम, है ना, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डोंट रिक्वायर मीडियम। डोंट रिक्वायर्स मीडियम। अच्छा, तो इसको मीडियम की जरूरत नहीं रहती। तो एग्जांपल की अगर बात करूं इसके एग्जांपल की, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो भी है, जो आपने पढ़ रखा होगा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या क्या आता है, रेडियो वेव आती है ना, रेडियो वेव से पहले क्या आ जाती है, माइक्रोवेव आ जाती है, क्या आ जाती है, माइक्रोवेव आती है, रेडियो वेव आ जाती है ना, और क्या आती है, इंफ्रारेड आती है, इंफ्रारेड, और क्या आती है, विजिबल रेज आती है, विजिबल रेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, फिर क्या आती है, एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। और अगर मैं बात करूँ और एग्जांपल की, तो कॉस्मोस जो भी वेव होती है ना, ये सब भी इन सबको क्या है कि रिक्वायरमेंट नहीं रहती किसकी, मीडियम की। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि मीडियम के बेस पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो है जो रिक्वायर करती है मीडियम का, और नॉन मैकेनिकल है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं रहती। चलो, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। अगर मैं आगे बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, मोशन ऑफ पार्टिकल को कैसे समझोगे, अगर मैं बोलूं कि जो मैंने वेव क्रिएट करी किसके अंदर, जो स्ट्रिंग के अंदर वेव क्रिएट करी, तो आप अगर उसको ध्यान से अगर देखोगे तो जब आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो वेव में जो रस्सी में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स है पहले ऊपर गए, फिर क्या गए, नीचे गए। तो आप अगर ऐसा देखोगे कि जो वेव है ना, वेव जो क्रिएट हुई है उसमें जो ये पार्टिकल्स है ये क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, है ना, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, है ना, फिर नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो इसकी जो वेव क्रिएट हुई, ये वेव कुछ ऐसी बनी, बनी कि नहीं बनी। तो हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस, मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल। और वेव की डायरेक्शन क्या है, वेव की डायरेक्शन तो ये है, तो ये हो गई आपकी डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लो कोई भी एक स्पीकर है, वहां से अगर साउंड निकल रहा है ना, तो जो यहाँ पे ये जो जो पार्टिकल्स रहते हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो यहाँ पे साउंड वेव की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, साउंड वेव की। तो जो पार्टिकल्स है पहले क्या जाएंगे, आगे जाएंगे, फिर क्या जाएंगे, पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में मेरी वेव है, जिस डायरेक्शन में मेरी वेव है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। तो अगर मान लो मैं वेव बना के दिखाऊं तो ये मेरी वेव है, और इस वेव में यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर जो ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेव है, या डायरेक्शन ऑफ वेव है, ये क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ वेव, और उसी डायरेक्शन में क्या है, मेरा पार्टिकल्स की डायरेक्शन क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दो चीज़ें आपके बन गई कि सर एक तो है जिसमें जो मोशन ऑफ पार्टिकल है वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस वेव को हम लोग, इस टाइप की वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव। और वो वेव जिनके अंदर जो मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल वो क्या रहता है, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ वेव रहता है, उनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर इसके अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है तो इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ या कहूँ कि मोशन ऑफ पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, दैट मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, perpendicular to the direction of wave, है ना। और अगर मैं बात करूं किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हम लोग ये लिख सकते हैं कि सर जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ जो पार्टिकल है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल इज along the डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, आ गया होगा समझ में। तो अगर मैं इनकी एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में जैसे मैं इस ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल दूं, क्या दूं, ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल दूं, तो ये हम लोग बात कर सकते हैं कि सर जो आपने अभी हमें बताया जो वेव है इन स्ट्रिंग, है कि नहीं है, वेव इन स्ट्रिंग क्या है आपकी, ट्रांसवर्स वेव है, वेव इन स्ट्रिंग। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल की, लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा कि सर जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी इसको ट्रैवल करने के लिए, इसको ट्रैवल करने के लिए किसकी, ये जो इसको जब ये ट्रैवल करती है, जब ये ट्रैवल करती है तो इसके जो डायरेक्शन है पार्टिकल की वो वेव के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक जो वेव है उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप नाम दे दिए, किसके बेसिस पर, इसके पार्टिकल्स की मोशन, पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन पे। तो हमने देखा एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसके बाद में, तो हम लोगों को कोई भी एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। क्या चाहिए, अलग अलग पैरामीटर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड को पहले एग्जांपल से समझना। मान लो वही रस्सी की बात कर रहा हूं, एक एंड से मैंने पकड़ रखा है, एक एंड से आपको पकड़ा रखा है, एक दूसरा एंड आपको दे रखा है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अपने एंड से उस रस्सी में कुछ ऐसे एक वेव क्रिएट करूँ, है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दी, एक ऐसे वेव क्रिएट कर दी। कैसे, एक ऐसे वेव क्रिएट कर दी, ऐसे हल्की सी, और उसी के बाद में एक ऐसी वेव बना रहा हूँ जिसका मैंने एम्पलीट्यूड, जिसका मैंने एनर्जी ज़्यादा दी है, उसको बहुत बड़ी वेव ऐसे क्रिएट करी। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है ये इनकी मीन पोजीशन होती है। आपने सिंपल पेंडुलम में भी पढ़ा होगा कि जो ये एक पेंडुलम है, ये इसकी क्या रहती है, मीन पोजीशन रहती है, और ये यहाँ पे क्या जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। ये इसका क्या कहलाती है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ये आपका इसका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दी मीन पोजीशन। वैसे यहाँ पे अगर मैं एम्पलीट्यूड को अगर डिफाइन करूँ तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है जो ये जो मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं ये जो पार्टिकल्स, है ना। ये जैसे ये वाला पार्टिकल्स यहाँ इतना ऊपर गया, है ना, ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर गया मैक्सिमम एयर। तो अगर मैं बात करूँ तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अच्छा, ये बात हो गई इसकी
एम्पलीट्यूड की। तो जैसे मैं अगर मान लो ये इसको यहाँ पे इसको ये बता रहा हूँ, ये जो है ये प्लस ए, उतना ही यहाँ पे माइनस ए, और अगर इसकी बात करूँ तो ये क्या है यहाँ पे प्लस ए, और ये क्या है यहाँ पे माइनस ए, है ना। तो आपको पता चल रहा है कि इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। तो इस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और इस वेव का एम्पलीट्यूड कम है, ये किसने किया? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब स्ट्रिंग पकड़ रखी थी, उस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, इसमें ये दूसरी जो वेव बनाई उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ डिपेंड ऑन सोर्स, इट इज़ डिपेंड ऑन सोर्स। ये एक सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, इट इज़ डिपेंड ऑन सोर्स। सोर्स पे डिपेंड करेगा कौन, ये आपका एम्पलीट्यूड। अच्छा, तो सोर्स पे डिपेंड करेगा, तो मीडियम पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, कि मीडियम पे डिपेंड करेगा कि नहीं कर, बिल्कुल। अगर मैं मीडियम की बात कर दूं, किसकी बात कर दूं, मीडियम की बात कर दूं, तो आप थोड़ा सा सोचो कि एक ऐसी रस्सी है जो जिसके अंदर मैंने एक वेव जनरेट करी। तो आपने जिम वगैरह में देखी होगी रस्सी, मूवीज़ वगैरह में देखी होगी, तो वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो रस्सी को ऐसे उसमें बहुत ज़ोर ज़ोर से वेव क्रिएट करते हैं। तो देखो आप एक वेव क्रिएट करके देखो एक स्ट्रिंग के अंदर, तो वो वेव क्या होगी, प्रोपोगेट होगी, आगे जाएगी आगे जाएगी, और एक टाइम बाद उसका वो वेव ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी उसमें जो सोर्स ने एम्पलीट्यूड क्रिएट किया, वो एम्पलीट्यूड कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है और जाके ख़त्म हो गया। तो ये एक जो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। बट एम्पलीट्यूड है, इट रिमेन्स कांस्टेंट और नॉट इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो मीडियम डिपेंड करेगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। कैसे? तो जैसे अगर बात करो, एक तो वेव ऐसे बनी है ना, एक वेव ऐसे बनी है जिसका आप क्या कर रहे हो, एम्पलीट्यूड क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, है ना। तो जैसे ये वेव क्लियर है, ये वेव बनी है ना, ये वेव बनी, इसका आपका देखोगे तो ये आगे जैसे जाती जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक वेव मैं ऐसी बना रहा हूँ जिसमें देखो एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होता गया और ये वेव यहाँ पे ख़त्म हो गई, है ना। तो इसमें देखोगे तो आप एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसा मीडियम जो हमारे वेव के एम्पलीट्यूड को क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है, उसको बोलते हैं डिसिपेटिव मीडियम। क्या बोलते हैं, डिसिपेटिव मीडियम। क्या बोलते हैं, डिसिपेटिव मीडियम। और एक ऐसा मीडियम है जो हमारे एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट नहीं रख पाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसिपेटिव मीडियम। क्या बोलते हैं, नॉन डिसिपेटिव मीडियम, नॉन डिसिपेटिव मीडियम। यानी यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं हमारे जो सिलेबस में है वो वही वेव है जो एक डिसिपेटिव मीडियम में ट्रेवल करती है। मतलब यहाँ से आगे से, अब इसके आगे से जो भी मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो मीडियम है हमारा वो क्या है, डिसिपेटिव मीडियम ही है। हम नॉन डिसिपेटिव मीडियम की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये इस एम्पलीट्यूड इस मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है, ये मुझे आपको समझाना था। तो मेरे ख्याल से आपको एम्पलीट्यूड पूरी तरह से समझ में आ गया है कि कैसे एक एम्पलीट्यूड एक वेव का होता है, कैसे वो वेरी करता है। आई बात समझ में, है ना। तो ये क्या ध्यान रखना है, इट इज़ डिपेंड ऑन सोर्स, ये एक सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है मेरे पास एक मीडियम, एक पैरामीटर है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं, वही हम वापस रस्सी का एग्जांपल लेते हैं। एक रस्सी को मैंने पकड़ रखा है, तो रस्सी को अगर मैं एक हल्के से एक वेव क्रिएट करूं, है ना, तो एक टाइम पर मान लो एक पॉइंट से एक वेव जा रही है ऐसे, है ना, एक ये वेव गई। अगर मान लो मैंने उसमें बहुत जल्दी जल्दी वेव क्रिएट करना शुरू कर दिया, मतलब एनर्जी देना शुरू कर दिया, तो ये वेव कुछ ऐसी जाएगी, यूँ, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर एक जो पॉइंट से पर टाइम या पर सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, वही क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, बेसिकली इट इज़ नंबर ऑफ वेव
नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, यानी इसको हम एन से या म्यू से शो करते हैं, दैट इज़ 1/टाइम है ना। तो इसकी यूनिट भी हो सकती है सेकेंड इनवर्स, आपको होती है, आपको सेकेंड इनवर्स पता है। तो हम लोग ये आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मान लो इसमें n1 फ्रीक्वेंसी है और इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, तो आपको पता चल गया कि सर n2 इज़ ग्रेटर देन n1, क्योंकि वहाँ पे एक पर सेकंड अगर देखूँ तो इसमें ज़्यादा वेव पास हो रही है। अच्छा, तो अब इसके बारे में और हम लोग और चीज़ें देखते हैं कि भाई ये किस पे डिपेंड करता है, क्या है। तो ये भी क्या है, आपकी सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये भी आपकी क्या है, सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बट इट नेवर चेंजेस बाय चेंजिंग मीडियम, यानी अगर मैं मीडियम को चेंज कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर सोर्स चेंज कर दोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। अगर आप वेवलेंथ की बात करो तो जैसे मान लो मैंने ये क्या बनाई है, ये बनाई है आपकी एक वेव। इस वेव को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ। क्या हुआ, कंप्लीट साइकिल हुआ। तो एक कंप्लीट साइकिल में ये जो डिस्टेंस कवर करी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बेसिकली क्या है कि सर वेवलेंथ है इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल। ये जो वेव ने जो कंप्लीट साइकिल बनाया एक, इस कंप्लीट साइकिल में जितनी इसने डिस्टेंस कवर करी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ओके, अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो अगला हमारा क्या है, पैरामीटर है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो वो भी क्या है, एक कंप्लीट साइकिल में जो इसने टाइम लिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इट इज़ टाइम या टाइम टेकन टू कंप्लीट ए साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में इसने जो टाइम लिया वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। हम लोग सारी की सारी बेसिक बातें कर रहे हैं अभी वेव के चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो जो ज़रूरी रहता है ना। तो आपको साथ के साथ नोट करते रहना। और थोड़ा सा ये इशू है, सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, तो आपको जो स्पेलिंग है थोड़ी सी, राइटिंग आपको अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन समझ में आपको सब कुछ आएगा। आपको बस कोई वर्ड अगर समझ राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे आप नोट कर सकते हो। आगे आपको नोट करते हुए जाना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव बात करता हूँ मैं। क्या बात करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर आपकी एक वेव है, इस वेव की वेलोसिटी जो v है वो क्या होगी उसकी मैं बात करता हूँ ना। तो आपको पता कि सर ये कंप्लीट साइकिल इसने जो कंप्लीट किया है उसमें लैम्डा डिस्टेंस है, और इस लैम्डा डिस्टेंस को कवर करने के लिए इसने t टाइम पीरियड लिया है। क्या लिया है, t टाइम पीरियड लिया है। तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वो आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है सर, लैम्डा, और यहाँ पे टाइम कितना है, टी टाइम है। तो जो वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया v बराबर लैम्डा बाई टी, या आप कह सकते हैं पर यूनिट टाइम में इसने जो डिस्टेंस कवर करी है दैट इज़ वेलोसिटी। तो और वन अभी हमने बताया था कि जो n है फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है 1/t, है ना। इसको आप म्यू भी लिखते हो, है ना, म्यू या एफ से भी शो करते हो। तो ये आपका जो वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया दैट इज़ लैम्डा एफ, या फिर लैम्डा म्यू भी इसको लिखते हैं। क्लियर। ये थी आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव। अगला पैरामीटर है मेरे पास पाथ डिफरेंस।
पाथ डिफरेंस को समझना है, क्योंकि हमारे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करने वाले, जो आपके बहुत काम आएगा आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली देखो समझना क्या है कि मान लो एक ये वेव है, जो वेव यहाँ से प्रोपोगेट हो रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है, और एक वेव मैंने ये बनाई है जो यहाँ से चलना स्टार्ट हो रही है। कहाँ से? यहाँ से चलना स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अगर मैं देखूँ तो इस वेव ने, जो पहले वाली वेव है, इसने ये वाली डिस्टेंस क्या की? ज़्यादा कवर करी। ये वाली डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस क्या की इसने? ज़्यादा कवर करी। क्या करी? ज़्यादा कवर करी। तो जो बेसिकली हम लोग जो देखते हैं पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स से शो करते हैं, और पाथ डिफरेंस बेसिकली वही जो नाम से भी आपका एक्सप्लेन हो रहा है, पाथ का जो डिफरेंस है। दो वेव अगर प्रोपोगेट हो रही है तो एक किस वेव ने ज़्यादा, उतनी टाइम में ज़्यादा जो पाथ कवर किया, तो इन दोनों का बेसिकली जो डिफरेंस है पाथ का, वही क्या कहलाता है? पाथ डिफरेंस कहलाता है। मतलब कौन सी वेव ज़्यादा चली, वही क्या कहलाए? पाथ डिफरेंस कहलाता है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? बेसिकली जैसे एक वेव है, ये इतनी ज़्यादा चली, है ना, तो वो अगर मान लो एक एग्जांपल से समझ लो कि एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलता है, दैट इज़ मान लो 10 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक चला, और एक दूसरा है जो यहाँ से यहाँ तक चलता है, तो ये 8 मीटर चला। क्या चला? 8 मीटर। तो आप इसकी अगर पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो आप सर कि 10 माइनस 8, ये 2 मीटर ज़्यादा चला है बेसिकली। तो यही क्या है? पाथ डिफरेंस। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या है पाथ डिफरेंस? क्या है? जो आपका इस वेव और इस वेव के पाथ में जो डिफरेंस है, वही कहलाता है पाथ डिफरेंस। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इट इज़ डिफरेंस of path between two, it is difference of path from its mean position of two oscillating पार्टिकल। तो अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है ना, जैसे ये यहाँ तक गया, एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी मीन पोजीशन से, तो ये जो एक्स्ट्रा इसने जो ये डिस्टेंस कवर करी, वही क्या है? इसकी पाथ डिफरेंस है। क्या है? पाथ डिफरेंस है। चलो, पाथ डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास पैरामीटर है फेज डिफरेंस। क्या है? फेज डिफरेंस। तो फेज को आप ऐसे समझो, फेज क्या होता है? एंगल होता है। क्या होता है? एंगल को ही फेज बोलते हैं। तो अगर मान लो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ने क्या किया, है ना, θ1 एंगल कवर किया, और दूसरे पार्टिकल ने क्या किया? θ2 एंगल कवर किया। कितना? θ2। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा एंगल का, दैट इज θ2 माइनस θ1, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं। एंगल का डिफरेंस, दैट इज, इसको फाई से शो करते हैं, इसको क्या करते हैं? फाई से शो करते हैं। तो ये हो गया फेज डिफरेंस। अच्छा, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ आपको, तो इट इज़ डिफरेंस ऑफ फेज between two oscillating particles। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस। अब मैं इन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करने वाला हूं, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा और हम लोगों के आगे के चैप्टर में बहुत ही हेल्प करेगा, है ना। तो जैसे मान लो मैं एक कह रहा हूँ कि जो ये वेवलेंथ है, वेव को मैंने किन किन पैरामीटर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वेवलेंथ। तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, कंप्लीट है, तो ये तो पूरी क्या हो गई? ये तो पूरी डिस्टेंस क्या हो गई? लैम्डा हो गई। क्या हो गई? लैम्डा डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ तक ये क्या है? यहाँ तक λ/2 है ना। ये क्या है? λ/2 है, λ/2 है। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गई? λ/4 हो गई। ऐसे अगर मैं टाइम पीरियड में बात करूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने जो टाइम लिया है, दैट इज़ टी टाइम, है ना। कंप्लीट क्या टाइम है? टी टाइम है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम लेगा? t/2 हाफ टाइम।
है ना। तो ये हो गया T/2। अगर मैं फेज़ के फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो आपको पता है कि एक जब कंप्लीट साइकिल करता है तो ये कंप्लीट साइकिल में क्या करता है, 2 एंगल क्रिएट करता है। कितना, 2 एंगल। तो हाफ साइकिल में कितना कर लेगा, पाई, और हाफ के हाफ में क्या कर लेगा, π/2। क्या कर लेगा, π/2। तो आप अगर ऐसे देखो कि इसने जब लैम्डा डिस्टेंस कवर की उस टाइम पे इसको टी टाइम लगा और उसी टाइम में इसने 2 एंगल क्या किया, क्रिएट किया। तो रिलेशन अगर मैं किसके बीच में, फेज डिफरेंस के बीच में और पाथ डिफरेंस के बीच में क्रिएट करना चाहूँ तो आप ऐसे समझो कि सर इसने लैम्डा जो डिस्टेंस कवर की, लैम्डा डिस्टेंस, उसमें इसने कितना एंगल क्रिएट किया, 2 एंगल क्रिएट किया, 2 फेज क्रिएट किया, हाँ कि ना। अच्छा, तो अगर मान लो लैम्डा डिस्टेंस में 2 फेज क्रिएट कर रहा है तो अगर एक यूनिट लेंथ, अगर मैं बात करूँ एक यूनिट की डिस्टेंस की बात करूँ तो एक यूनिट डिस्टेंस में ये कितना एंगल क्रिएट करेगा सर, 2 π/λ। क्या करेगा, 2 π/λ फेज बनाएगा ये। तो हमारा पाथ डिफरेंस फॉर एग्जांपल मान लो क्या है, डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस को क्रिएट करेगा तो ये कितना फेज डिफरेंस आएगा, तो ये फेज डिफरेंस आएगा कि आप एक यूनिट में जब 2 π/λ आ रहा है तो डेल्टा एक्स डिस्टेंस में क्या आएगा, 2 π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये मेरे क्या आ गया, ये आ गया मेरे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। क्लियर है सबको। तो आपको पाथ डिफरेंस दिया जाएगा तो आप उससे फेज डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो एक ये वेव है और एक दूसरी वेव है यहाँ पे, है ना। जैसे आपको कुछ तो चीज़ें तो आपको सामने दिख जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ ये इसमें सर कि इसने λ/2 डिस्टेंस जब क्रिएट की, है ना, λ/2 डिस्टेंस है। अगर मान लो ये कहता कि λ/2 मेरा पाथ डिफरेंस है तो उस केस में आपका फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 में कितना, पाई एंगल बना रहा है, पाई। अगर मान लो आपको ये, तो चलो इस वेव में आपको लिखे हुए तो सीधे दिख रहे हैं, मान लो अगर कुछ ऐसे अलग ही आपको पाथ डिफरेंस दे दे तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एक वेव है, इसने ये एक वेव है यहाँ से, है ना। इसका जो ये पाथ डिफरेंस है, ये वाला जो पाथ डिफरेंस है, इसकी मैं बात करूँ, ये मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ये क्या है कि सर λ/ क्या है, 6 है। क्या है, λ/6 पाथ डिफरेंस है। और एक वेव ऐसे मैं मान लेता हूँ जिसका पाथ डिफरेंस क्या है, λ/ क्या है, λ/ क्या है, 3 मान लेते हैं ना। तो अच्छा, तो यहाँ पे मैं फेज डिफरेंस निकालूँ तो क्या है सर, फाई इज इक्वल टू 2 π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, λ/6। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ, लैम्डा से लैम्डा कटा तो ये 2 से ये 6 कटा 3 टाइम्स, तो ये आ गया π/3। क्या आ गया, फेज आ गया। कब, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या है, λ/6 है। अगर मैं इसकी बात करूँ कि π/3 फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, λ/3, तो ये आपका फॉर्मूला है कि 2 π/λ इंटू जो पाथ डिफरेंस है क्या है, λ/3 है। तो लैम्डा से लैम्डा कटा तो आपका फेज डिफरेंस आ गया 2 π/3। तो आपको ऐसे कभी पाथ डिफरेंस दे दिया जाए तो उसका हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो रिलेशन था पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं अब सर वेव के बारे में, ये सब सारी चीज़ें देख ली हमने, पैरामीटर्स देख लिए, तो अब एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक इक्वेशन होती है वो कैसे लिखते हैं। तो ध्यान देना, इधर आपको पता है कि वेव की जो ट्रैजेक्टरी पाथ होती है, अगर मान लो देखो तो ये ऐसे वेव बनती है ना, ऐसे हम लोग वेव को शो करते हैं। तो आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक जो ऐसा जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। क्या होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, वाई बराबर अगर साइन एक्स आप बनाते हो तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। क्या बनता है, ऐसा ग्राफ बनता है, साइन एक्स या साइन थीटा का ग्राफ बनता है। क्या बनता है, साइन थीटा का ग्राफ आप ऐसा बनाते हो, वाई बराबर साइन थीटा। और जो थीटा का जो एंगल है वो आप कुछ भी लेके चलो, आपकी जो वाई की वैल्यू है वो +1 से लेके -1 के बीच में ही आती है। ये आपको पता है, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। तो आपको पता है कि सर ये भी तो हमारी इक्वेशन है, साइन के जैसी है। हाँ बिल्कुल साइन के जैसी है। तो आपको पता हो गया कि साइन थीटा तो इसमें आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूँ इसके एम्पलीट्यूड की, तो वो अपन एम्पलीट्यूड ए लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। अच्छा, ए साइन थीटा, और थीटा आपको पता है एंगुलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो क्या होता है ओमेगा टी होता है। क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। तो हम लोग यहाँ पे वाई को लिख सकते हैं, वाई बराबर
ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक वेव की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ है ना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें जो ओमेगा टी के साथ में जो फेज डिफरेंस वगैरह हुआ था वो हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अभी अगर मैं इस वेव की अगर बात करूँ, जो इनिशियल फेज डिफरेंस अगर मान लो 0 मानूँ इसका, तो जो y बराबर आई है a बराबर साइन ओमेगा टी, ये अपनी क्या आ गई, एक वेव की आ गई इक्वेशन आ गई। अच्छा, तो वेव की इक्वेशन लिख दी हमने। अगर मान लो इस वेव को अगर मैं क्या करूँ, शिफ्ट करूँ, है ना, शिफ्टिंग ऑफ जो वेव है, शिफ्टिंग ऑफ वेव है उसकी इक्वेशन है ना, तो ये क्या है, शिफ्टिंग ऑफ वेव है। यहाँ पे क्या है, शिफ्टिंग ऑफ वेव है, क्या है यहाँ पे, शिफ्टिंग ऑफ वेव है। चलो भाई, तो शिफ्टिंग ऑफ वेव करेंगे तो उसमें इक्वेशन क्या बनेगी। फॉर आप ऐसे एग्जांपल से समझना कि आपको पता है कि जब आप किसी भी एक वेव को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, क्या करोगे, शिफ्ट करोगे। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक ये वेव क्रिएट है करी मैंने, है ना, इस वेव को आपने शिफ्ट कर दिया है, क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया। मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा मैंने यहाँ आगे शिफ्ट कर दिया, क्लियर। तो आपको पता है जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, और पाथ डिफरेंस के आने से क्या है, क्या होगा, आपका फेज डिफरेंस भी आएगा। तो हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अब जब वो फेज डिफरेंस कैसे क्या आता है वो हमें नहीं पता, अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अभी इतना समझाने से आपको ये पता चल गया कि सर जो वाई इक्वेशन बन जाएगी जब शिफ्टिंग करोगे तो वो बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। प्लस माइनस फाई क्यों लिखा, जैसे ही आप वेव को शिफ्ट करोगे, है ना, वेव को शिफ्ट मान लो ऐसे आगे कर दिया, आप इस वेव को आप पीछे भी ऐसे यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो जब ऐसे आप वेव को शिफ्ट करोगे तो आपके क्या आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस आते ही आपको यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर शो करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस इक्वेशन की बात करूँ तो इस इक्वेशन की जो पहले इक्वेशन थी वो y बराबर क्या थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन थी हमारे पास, ये क्या थी, ये इक्वेशन थी वेव की, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही आपने शिफ्ट कर दिया, है ना, शिफ्ट कर दिया तो आपके पास क्या आएगा, एक फेज डिफरेंस आएगा। तो फेज डिफरेंस के लिए हमें इसकी इक्वेशन को क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब आपको पता चलेगा कि सर, आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि सर प्लस फाई लिखेंगे कि माइनस फाई। तो ध्यान देना, जब आप वेव को शिफ्ट करते हो कहाँ पे, प्लस एक्स डायरेक्शन में, किस में, प्लस एक्स डायरेक्शन में। अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग शिफ्ट करते हो तो आपका आता है माइनस फाई। क्या आता है, माइनस फाई आता है। हम एक एग्जांपल लेके भी समझेंगे, अभी तो आप इसका एक स्टैंडर्ड रूप देख लो, है ना। अगर आप शिफ्ट करते हो इसको, वेव को, किधर, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, कहाँ पे, माइनस एक्स की डायरेक्शन में, तब आपकी वेव की इक्वेशन आएगी वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो आपको याद रखने के लिए ये मैं बता देता हूँ ट्रिक, कि आपका जब प्लस एक्स में वेव जा रही है या शिफ्ट कर रहे हो, या उसकी वो डायरेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे माइनस फाई होगा, और जब माइनस एक्स में करोगे तो प्लस फाई होगा। तो यहाँ से माइनस और प्लस से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेव बताते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेव का मतलब है कि अगर माइनस फाई लिखा हुआ है तो आपकी वेव कहाँ प्रोपोगेट हो रही है, कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई है तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि सर वेव कहाँ जा रही है, माइनस एक्स एक्सिस में जा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे आप इस वेव को लिख सकते हो। जैसे हमने बात करी, एक वेव है मेरे पास, ये y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। अब इस वेव को आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लस एक्स में क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया इसको प्लस एक्स में। और ये मान लो शिफ्ट कितना किया है, लैम्डा बाई 12 शिफ्ट कर दिया। क्या कर दिया, लैम्डा बाई 12 शिफ्ट कर दिया। तो अब इसकी वेव की इक्वेशन लिखनी है। तो आपको पता है कि सर वेव की इक्वेशन y बराबर आपने अभी बताया ए साइन ओमेगा टी, क्या होगा, प्लस फाई ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई। अब हमें क्या चाहिए, फाई चाहिए। तो फाई के लिए हमने फॉर्मूला अभी देखा कि 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना हुआ, शिफ्ट करने से लैम्डा बाई 12 हुआ। क्या हुआ, लैम्डा बाई 12। तो आप इसको काटोगे तो ये लैम्डा से लैम्डा कट गया, 2 6 12। तो ये आपके पास जो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस आया, दैट इज लैम्डा, ये पाई बाई 6 आया। क्या आया, पाई बाई 6 आया। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू ए
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6। क्लियर है चीज़? ये कब हुआ? जब हमने पॉजिटिव एक्स अक्स में क्या किया, इसको शिफ्ट किया। अगर मान लो एक एग्जांपल लूँ जिसमें मैं क्या करूँ, इसको इस बार मैं क्या करता हूँ, माइनस एक्स अक्स में शिफ्ट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? माइनस एक्स अक्स के अलॉन्ग शिफ्ट कर देता हूँ, यानी इधर ऐसे। और ये मान लेता हूँ मैं कि ये लैम्डा बाई 8 क्या है, पाथ डिफरेंस, इतना मैंने इसको शिफ्ट किया। तो वाई, आप इसकी इक्वेशन की, सर इसकी इक्वेशन तो आपने बता रखी है कि ए साइन ओमेगा टी, और इसकी भी बता रखी है कि वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव एक्स अक्स में आपने क्या किया है, इसको शिफ्ट किया है, तो आपका क्या आएगा, प्लस का फाई आएगा। ये याद रखना, ठीक है? ओके, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फाई की वैल्यू निकाल दो। फाई इज इक्वल टू रहता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस है सर लेमडा बाई 8, तो लेमडा से लेमडा आपने कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, तो पाथ फेज डिफरेंस आया पाई अपॉन 4। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई 4। ये आपने क्या कर दी, जब वेव को शिफ्ट किया माइनस डायरेक्शन में, तो आपने उसकी क्या लिख दी, इक्वेशन लिख दी। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर जब आप वेव को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, कहाँ पे, माइनस डायरेक्शन में या प्लस डायरेक्शन में, तो उस वेव की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हमने सीख लिया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक वेव को शिफ्ट करते हैं, तो हम लोग उसकी इक्वेशन लिखते हैं, और कैसे आप माइनस एक्स में शिफ्ट करते हो तो प्लस फाई लिखते हो, और प्लस एक्स में शिफ्ट करते हो तो माइनस फाई लिखते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। आपके वेव के इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए इतनी बातें आपको आनी जरूरी है ना? तो हमने क्या क्या देख लिया, सब कुछ देख लिया। अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जो बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, आपको बहुत इजी लग रही होगी, क्योंकि ये इजी है ना? आपको अगर ये सब चीज़ें मैंने इसलिए पढ़ाई कि आपको वेव पढ़ने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपका हर चैप्टर को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊँगा। हम इसके बाद में कल जो हमारी क्लास होगी या नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम लोग इस वेव को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। हम लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आज क्या क्या बात करी, एक बार वापस मैं इसकी समरी में अगर मैं बता दूं, है ना, कि क्या क्या हमने बात करी सर, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक बार वापस से कि क्या क्या हमने बात करी। हमने बात करी कि सर एक जो वेव है, इस वेव को हम लोग ऐसे शो करते हैं, जिसमें ये होता है इसका एम्पलीट्यूड होता है, ये क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड होता है ना। और इस वेव की जो इक्वेशन होती है, अगर मैं फेज डिफरेंस के साथ बताऊं, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अच्छा, प्लस माइनस फाई है, तो हम लोग ने एक चीज़ पढ़ी कि सर जो फाई है, अच्छा एक जो हमने जब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जब आपको मैंने पढ़ाया, तो उसके अंदर देखना इधर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था, हाँ यहाँ पे जो 2 पाई अपॉन लेमडा है, 2 पाई अपॉन लेमडा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। और के क्या होता है, वेव नंबर होता है। क्या होता है, वेव नंबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो फाई इज इक्वल टू आपका के एक्स भी होता है। एक्स क्या है, आपका पाथ डिफरेंस, फाई क्या है, आपका फेज डिफरेंस, और के क्या है, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ये चीज़ भी हमने देख ली, है ना। तो वापस आते हैं कि हमने क्या किया, ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस, इसको मैं के एक्स भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, के एक्स। तो यहाँ पर कि सर के एक्स लिख दिया, ठीक है, क्योंकि फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स होता है। और आपको ये याद रखना है कि प्लस आपकी कब आता है, जब आप लिखते हो,
कब, माइनस एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जब वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। और माइनस कब आता है, जब आपकी प्लस एक्स अक्ष में शिफ्ट करते हो या उस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अच्छा ठीक है, और क्या बात करी, के की बात करी। के की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू है 2π/λ, क्या है 2π/λ वेव नंबर करते हैं। और आप लोगों को पता है ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको पता है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको पता है, एसएचएम में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, 2π/t। और ए आपका क्या है, ए है सर एम्पलीट्यूड है, क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आज हमने पढ़ी। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगली क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक आप इसको पढ़ के रखना, आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।